किसी का वक्त अगर साथ हो जाए तो जो सालों साल ना हो वो रातों रात हो जाए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर ऑफिसर ऑफिशियल आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म। करंट अफेयर के सेशन में हम समसामयिक प्रश्नों पर अभ्यास करते हैं, उन्हें तैयार करने का प्रयास करते हैं। हम लगातार करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, उस पर जो पीसीएस से रिलेटेड इवेंट हैं, जो घटनाएं हैं, उन्हें हम देखने का प्रयास करते हैं और तैयार करते हैं। तो केवल पढ़ना और अध्ययन करना आवश्यक नहीं है, उस पर प्रश्नों का अभ्यास करना भी आवश्यक है। तो इस सेशन में हम प्रयास करते हैं करंट अफेयर के प्रश्नों का क्वेश्चन कर लिया जाए, उन पर आधारित एमसीक्यू का लगा लिया जाए, जिससे हम क्या कहते हैं एग्जाम हॉल में जिन प्रश्नों का सामना होने वाला है उन्हें हम पहले से तैयार करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप सभी लोगों को छात्र आंदोलन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, उसकी सफलता की। एक सामाजिक आंदोलन के रूप में छात्र आंदोलन सफल रहा। आंदोलन हमेशा कुछ बदलाव के साथ सामने आता है, कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। निगेटिविटी तो हमेशा फैलाई जाती है, लेकिन जो सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है समाज में, ये दर्शाता है कि समाज अभी भी जागृत अवस्था में है। समाज के लोग, युवा, जिन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाया, उन्होंने दिखाया कि अपने अधिकारों के लिए हम अभी भी मांग करेंगे। हम सत्ता की निरंकुशता जो है, उसकी तानाशाही के आगे झुकेंगे नहीं और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये आंदोलन इस संदर्भ में सफल रहा कि मौलिक अधिकारों के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हमने ये लड़ाई लड़ी। उसके बाद सोनम वांगचुक सर के रूप में हमने आधुनिक गांधी को देखा, जिन्होंने अनशन के द्वारा और अपनी निरंतरता, धैर्य और साहस से युवा समाज में शक्ति और प्रेरणा स्रोत का काम किया। और उनके इस बलिदान का परिणाम यह हुआ कि संपूर्ण भारत का युवा उनके साथ खड़ा हो गया और सरकार को झुकना पड़ा उनके आगे। तो इस तरह से यह आंदोलन सफल रहा और इस्तीफा भी हुआ। अब हमें ये देखने की आवश्यकता है कि बदलाव शिक्षा व्यवस्था में सुधार किस प्रकार से होगा, और वो सुधार हमारे लिए एक सकारात्मक परिणाम के रूप में सामने आना चाहिए। जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं सरकार के द्वारा स्टेट स्तर पर या फिर केंद्र के स्तर पर, उसमें बदलाव की आवश्यकता थी। उनकी जो अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार हैं, उन्हें दूर करने की आवश्यकता थी। तो अब जरूर है, ये हम देखेंगे, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि भारतीय राजनीति में चेहरे बदलते हैं, चरित्र वही रहता है। लोग मुखौटे पहन के आते हैं और सत्ता का जब शक्ति उन्हें प्राप्त होती है तो सब एक तरह से व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन हम बदलाव चाहेंगे और यही हमारा उद्देश्य है। अब आते हैं हम प्रश्नों पर। पिछली क्लास में हमने लगभग जहां तक प्रश्न कर लिया है उससे आगे बढ़ेंगे। तो इस संदर्भ में पिछली क्लास के प्रश्न आप ध्यान में रखें, उन्हें रिवीजन करते रहें, उससे आगे हम आज क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न संख्या 32 से आगे बढ़ते हैं आज हम। और प्रश्न है कि रूपकुंड झील किस राज्य में है। ये चर्चा में था, इसे आपको बताना है, तो कमेंट में बताइए रूपकुंड झील किस राज्य में है। साथियों, आपके ऑप्शन है पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। साथियों, जो रूपकुंड झील है वो उत्तराखंड में है, इसे आप ध्यान में रखें और याद कर लेंगे। रूपकुंड झील उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं प्रश्न संख्या 33 पर। हाल ही में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट के जल विज्ञान को प्रभावित करने वाली अघनाशिनी नदी जोड़ो परियोजना पर चिंता व्यक्त किया है। अघनाशिनी नदी किस राज्य में है? जो तो अघनाशिनी नदी किस राज्य में है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो साथियों, आप बताइए अघनाशिनी नदी किस राज्य में है। उस पर फिर विचार करते समय हम इस बात पर विचार कर लेते हैं अघनाशिनी नदी जोड़ो परियोजना पर। अघनाशिनी नदी जोड़ो परियोजना पश्चिमी घाट के क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसे अघनाशिनी नदी को वेदवती नदी से जोड़ा जा रहा था, उसे भी आप ध्यान में रखें। जिस नदी के साथ जोड़ा जा रहा था उससे है उसका नाम है वेदवती नदी। वेदवती नदी जोड़ा जा रहा था। तो इससे क्या हो रहा था, पश्चिम घाट का जो जल विज्ञान संरचना है वो प्रभावित हो रहा था। तो यूनेस्को, क्योंकि पश्चिम घाट का जो क्षेत्र है वो जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, तो यूनेस्को ने उसके जल विज्ञान को प्रभावित हो सकता है ऐसी चिंता व्यक्त की और इस परियोजना पर फिर से विचार करने का सरकार के लिए प्रस्ताव किया। तो ये अघनाशिनी नदी जोड़ो परियोजना थी जिसे वेदवती नदी से जोड़ा जा रहा था। तो आपको बताना गया था यहाँ पे कि अघनाशिनी नदी किस राज्य में है, जो चर्चा में थी। साथियों, अघनाशिनी नदी कर्नाटक राज्य में है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। कर्नाटक राज्य में अघनाशिनी नदी है।
आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं प्रश्न संख्या 33 पर के बाद प्रश्न संख्या 34 पर। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि मेघमलाई वन्यजीव अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है मेघालय, असम, केरल, तमिलनाडु। मेघमलाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? किसी न किसी कारण से ये जो क्षेत्र हैं चर्चा में रहे हैं, जिन पर प्रश्न बनने की संभावना है, तो उस बार हम उस पर पहले से प्रश्न का अभ्यास करे रहेंगे तो तैयार रहेगा हमारे सामने। तो मेघमलाई वन्यजीव अभयारण्य जो है वो तमिलनाडु क्षेत्र में है। यहाँ पर अभी हाल ही में ही 9 नई जीव प्रजातियों की खोज की गई है। 9 नई जीव प्रजातियों की खोज की गई, जिससे ये वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में रहा। तमिलनाडु में है मेघमलाई वन्यजीव अभयारण्य, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 के बाद आते हैं प्रश्न संख्या 35 पर। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का उद्घाटन संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम का पहला संस्करण शुरू किया गया इस बार 2026 में। तो जो उद्घाटन संस्करण था उसे कहाँ किस राज्य में आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों, मार्च अप्रैल में इसका आयोजित किया गया था 2026 में। किस राज्य में आयोजित किया गया इसका उद्घाटन संस्करण, या फिर हम बोलें इसका पहला संस्करण था, तो छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किया गया। इसे आप ध्यान में रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का उद्घाटन संस्करण आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 के बाद आते हैं प्रश्न संख्या 36 पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 152, 154, 155, 157। तो जो महत्वपूर्ण सूचकांक है वहां से हमें अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 ये जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था है उसके द्वारा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर उसके द्वारा जारी किया जाता है हर वर्ष। तो 2026 में भारत की क्या रैंक है ये आपको बताना है। साथियों, 2026 में भारत की स्थिति और गंभीर हो गई है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संबंध में। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 3 मई को जारी किया जाता है। 3 मई को हम शायद विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उसी संबंध में इसे जारी किया जाता है। तो भारत की जो स्थिति है और गंभीर हो चुकी है, और भारत का जो रैंक है 2026 में, भारत की रैंक 2026 में 157 है, जो 2025 से 6 अंक की गिरावट दर्शाता है। 2025 में भारत की रैंक थी वो 151 थी। तो स्थिति गंभीर है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। 2025 में 26 में भारत की जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की रैंक है 157 है। 2025 में ये 51 थी, और 2006 अंक की गिरावट के साथ 2026 में 157 रैंक है भारत की 180 देशों में। 180 देशों के अध्ययन के बाद भारत की जो रैंक है 157 है। तो गंभीर स्थिति में जो यहाँ की मीडिया है, जो यहाँ का प्रेस है, उसकी स्थिति को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और हम 100 प्रश्न संख्या 36 के बाद आते हैं प्रश्न संख्या 37 पर। हुरून रिच लिस्ट 2026 जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की एक वार्षिक रैंकिंग है, में वैश्विक स्तर पर भारत की रैंक क्या है? सबसे पहले आप ध्यान रखें कौन सा रिपोर्ट है। हुरून रिच लिस्ट 2026 है ये, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की एक वार्षिक रैंकिंग है। इसमें वैश्विक स्तर पर भारत की रैंक क्या है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। साथियों, हुरून लिस्ट 2026 में भारत में जो अमीरों की जितनी संख्या है वो उसे भारत को वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रखती है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। भारत की जो रैंक है वो तृतीय है, और भारत से आगे अमेरिका, यूएसए और चीन है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर भारत है विश्व में जो अमीर व्यक्तियों की सूची है उसमें। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या हम
37 के बाद आते हैं प्रश्न संख्या 38 पर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में किस देश को पहली बार आतंकवाद में से सबसे अधिक प्रभावित देश के रूप में पहले स्थान पर रखा गया है? आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान, इराक। पहली बार किसी देश को आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश के रूप में पहले स्थान पर रखा गया है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में। तो बताइए कौन सा देश है जिसे पहली बार सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में सबसे पहले स्थान पर रखा गया है? तो साथियों, पाकिस्तान ऐसा देश है जिसे इस सूची में पहली बार सबसे अधिक प्रभावित देश के रूप में पहली बार उसे पहले स्थान पर रखा गया है। तो बताइए, अब पाकिस्तान जिसे ये माना जाता है कि वो आतंकवाद को संरक्षण देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, अब खुद आतंकवाद से इतना प्रभावित हो गया है कि वहाँ की स्थिति जो है बहुत ही खराब है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में उसे पहले स्थान पर रखा गया पाकिस्तान को। इसे आप ध्यान में रखेंगे, 2026 में पाकिस्तान को पहले स्थान पर रखा गया है। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, इसकी बात करें, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026, तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है ये रिपोर्ट, इसे आप ध्यान में रखेंगे। भारत का स्थान क्या है इस संदर्भ में अगर हम बात करें, तो ये रिपोर्ट जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में, भारत की जो रैंक है अर्थात सबसे अधिक जो प्रभावित देशों की सूची है, पहले स्थान में पाकिस्तान है, भारत का जो स्थान है वो 13वां है। भारत का स्थान 13वां है। भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में 13वें स्थान पर है, पहले स्थान पर पाकिस्तान है। और इस बार का जो अध्ययन है उसमें ये बताया गया कि साहेल क्षेत्र, जो अफ्रीका का साहेल क्षेत्र है, वो सबसे अधिक वहाँ पे जो घटनाएं होती हैं आतंकवाद की विश्व में, उसका 50% केवल उसी क्षेत्र में होता है, अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में। तो ये अध्ययन की कुछ इस रिपोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, भारत की रैंक आप ध्यान में रखेंगे, भारत की रैंक 13वीं है। और आतंकवाद से प्रभावित देशों में सबसे अब की बार जो पहला देश है इस सूची में वो पाकिस्तान है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 38 पर आते हैं, प्रश्न संख्या 39 पर। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है, ये आपको बताना है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में 2026 में भारत का स्थान क्या है? आपके ऑप्शन है 21वें स्थान पर, 32वें स्थान पर, 42वें स्थान पर या फिर पहले स्थान पर। तो साथियों, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत की जो रैंक है वो 32वें स्थान पर है। भारत इसमें 32वें स्थान पर, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत 32वें स्थान पर है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। शीर्ष देश कौन कौन से हैं? तो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में जो शीर्ष देश हैं उसमें पहले स्थान पर अमेरिका है, यूएसए है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर जापान है। ये टॉप 3 कंट्री हैं, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे, अमेरिका, चीन, जापान। भारत की रैंक क्या है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में? तो भारत 32वें स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं प्रश्न संख्या 39 के बाद प्रश्न संख्या 40 पर। जलवायु परिवर्तन सूचकांक प्रदर्शन सूचकांक 2026 CCPI 2026 में भारत की रैंक क्या है? आपके ऑप्शन है 10, 15, 20, 23। तो बताइए साथियों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक पर्यावरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। ये यह दिखाता है कि यह प्रदर्शित करता है कि कौन सा देश जलवायु परिवर्तन में सुधार के लिए काम कर रहा है और उस हिसाब से उसकी वैश्विक रैंक निर्धारित की जाती है। तो इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब इसको जारी किया गया कब? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 जो रिपोर्ट है इसे जारी किया गया COP30 के आयोजन में, जो कि ब्राजील के बेलम में आयोजित हुआ था। और इस संदर्भ में इस जो COP30 का आयोजन है उस पर भी एक क्लास यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर है, उसे आप जाकर देख सकते हैं और उसके संदर्भ में जो लिंक है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो वहां पर ये रिपोर्ट जारी किया गया। अब इस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं उसमें हम आपको बताएं। तो जारीकर्ता कौन है? जर्मन वॉच के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है।
जो और संगठ इस और साथी भी हैं, मतलब कि जर्मन वॉच एक मुख्य संस्था है, लेकिन साथ में इसे न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये दो और महत्वपूर्ण संस्था इसमें हैं जो अध्ययन में इसका साथ देती हैं और रिपोर्ट को तैयार करने में मदद करती हैं। तो 3 संस्थाएँ महत्वपूर्ण हैं इसमें, जिसमें मुख्य रूप से जर्मन वॉच को आप ध्यान में रखेंगे और साथ ही न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जो है वो उसमें रहती है। तो अब हम बात करें रैंक की, जो प्रश्न है, भारत की रैंक इसमें 23 है। प्रदर्शन सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 23 है और पिछले वर्ष 2025 की रिपोर्ट में भारत की 13 स्थान की गिरावट को दर्शाती है। 13 स्थान भारत नीचे गिरा हुआ है, अर्थात पिछले वर्ष भारत की जो रैंक थी वो 10 थी। और इस रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके शीर्ष 3 देशों में कोई भी देश शामिल नहीं है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में शीर्ष 3 देशों में कोई देश शामिल नहीं है, कोई देश शामिल नहीं है। और चौथे स्थान पर, फोर्थ जो रैंक है वो डेनमार्क की है, अर्थात अगर हम बोले डेनमार्क सबसे अच्छा सुधार कर रहा है, लेकिन फिर भी वो चौथे स्थान पर, शीर्ष 3 में कोई देश नहीं है। पिछले वर्ष भारत की जो रैंक थी वो 10 थी और इस वर्ष जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में जो भारत की रैंक है 23 है, 13 स्थान की गिरावट दर्ज किया गया है। तो ये इस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें थी, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 40 के बाद आते हैं प्रश्न संख्या 41 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। एक पहला है 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस, दूसरा है 22 मार्च विश्व जल दिवस, तीसरा है 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस और चौथा है 24 मार्च विश्व टीबी दिवस। और प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, या ऑप्शन सी केवल 3, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं, ये भी सही है। और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। तो जो महत्वपूर्ण मिलान है सभी सही हैं, ऐसा कोई नहीं है जो गलत सुमेलित है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। उपरोक्त में से कोई गलत सुमेलित नहीं है। ये महत्वपूर्ण तिथि हैं, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण दिवस हैं ये। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 42 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 42 महत्वपूर्ण तिथियों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है, ये पूछा जा रहा है आपका। पहला है 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्र दिवस, 6 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती दिवस। कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और 4, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। साथियों, जो महत्वपूर्ण तिथि दी गई है और सामने जो महत्वपूर्ण दिवस दिए गए हैं उसमें सभी सही सुमेलित हैं। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। तो उपरोक्त सभी जो तिथि और महत्वपूर्ण दिवस है सभी सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 22 अप्रैल को हम विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं और इस वर्ष जो पृथ्वी दिवस की थीम थी उसे भी आप ध्यान में रखें, कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हमारी शक्ति हमारा ग्रह इस वर्ष पृथ्वी दिवस की थीम थी। 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, उसकी महत्वपूर्ण थीम थी हमारी शक्ति, हमारा ग्रह, आवर प्लैनेट आवर पावर। आते हैं हम प्रश्न संख्या 43 पर। निम्नलिखित में से तिथि और दिवस संबंध में कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इसकी मैंने आगे बात भी की कि इसी दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें इस वर्ष भारत की जो रैंक है उसमें गिरावट दर्ज की गई है और भारत की रैंक 2026 में 157 है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। और साथ ही आगे आए तो तीसरा है 14 मई
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो ये मई से जो संबंधित महत्वपूर्ण दिवस है मई मंथ के, उसमें हम बात करें कौन सा सही सुमेलित है ये पूछा जा रहा है। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 14 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। और कुछ और महत्वपूर्ण दिवस है मई में, जैसे कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण दिवस है मई के, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 14 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो ये आज के सेशन में हमने देखा कि जो मार्च अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस है, महत्वपूर्ण तिथियां हैं, वहां जहां से प्रश्न देखने को मिलता है, और साथ ही जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट इधर भी चाहिए थी उन सबको हमने देखा। तो इन रिपोर्ट्स को, इन महत्वपूर्ण दिवस को आप ध्यान में रखेंगे। आज के सेशन में यही तक क्वेश्चन करेंगे हम। इसके आगे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे के सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विशेष की। उत्तर प्रदेश विशेष में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है पिछले 2-3 महीने का, और साथ ही हमने उसे एक साथ रख दिया है ऐसा करने के लिए कि एक साथ उसका अध्ययन कर लिया जाए और उसे रिवाइज कर लिया जाए। तो आगे के सेशन में इसको हम देखेंगे। आज तक यहाँ इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। जय हिंद दोस्तों।